नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में उतर रहे हैं जो सालों बाद आज 2026 में भी लोगों के जहन में एकदम ताज़ा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इस केस की एक बहुत ही परतदार तस्वीर दिखाती है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ था, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानूनी तौर पे इंसाफ होने के बावजूद ये मामला आज भी एक अनसुलझी पहेली जैसा क्यों लगता है। आखिर कौन थी अंकिता, उसके साथ क्या हुआ और क्यों एक अदालत का फैसला भी इस पर चल रही बहस को खत्म नहीं कर पाया। हाँ, और आपने जो कहा कि ये आज भी प्रासंगिक है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट बनकर नहीं रह गया है। ये केस सत्ता के गलियारों, समाज के भरोसे और हमारी न्याय व्यवस्था की परीक्षा का एक प्रतीक बन गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी में जो कुछ अदालत के अंदर हुआ और जो कुछ अदालत के बाहर यानी जनता के बीच हुआ, वो दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस लड़की को जानना होगा जिसके नाम पर यह सब कुछ हुआ। कौन थी अंकिता भंडारी? अंकिता उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की एक 19 साल की लड़की थी। कोई बहुत बड़े सपने तो नहीं, पर हाँ, अपनी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े होकर जीना चाहती थी। और इसी उम्मीद के साथ उसने अगस्त 2022 में ऋषिकेश के पास बने एक रिजॉर्ट, वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की थी। और फिर सब कुछ बहुत बहुत तेजी से बदल गया। 18 सितंबर 2022 को वो अचानक गायब हो गई। परिवार ने संपर्क करने की कोशिश की, फोन बंद आ रहा था। और फिर 6 दिन की बेचैनी और इंतजार के बाद 24 सितंबर को वो खबर आई जिसका सबको डर था। हाँ, अंकिता की लाश ऋषिकेश की चिल्ला नहर से मिली। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें साफ था कि मौत डूबने से हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। चोट के निशान? हाँ, जो इशारा कर रहे थे कि मौत से पहले एक जबरदस्त संघर्ष हुआ था। जैसे ये खबर सामने आई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल। उत्तराखंड पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना दी। और जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी। अच्छा। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या, जो कि एक बड़े बीजेपी नेता का बेटा था। हाँ, वही। और मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आया, है ना? बिल्कुल। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये तो जांच के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहुत बड़ी। एक कबूलनामा जांच को एकदम सीधी दिशा दे देता है। इसके बाद SIT ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 500 पन्नों की एक चार्जशीट तैयार की गई। 500 पन्ने? हाँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 पन्नों में कितने सबूत, कितनी गवाहियां और कितनी बारीकियां शामिल की गई होंगी। केस कोटद्वार की जिला अदालत में चला। तो गिरफ्तारी हो गई, कबूलनामा भी था और एक मजबूत चार्जशीट भी। लेकिन हम सब जानते हैं कि असली परीक्षा तो अदालत में ही होती है। तो कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में एक लंबा मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष ने अपना केस बेहद मजबूती से रखा और आखिरकार 30 मई 2025 को फैसले का दिन आया। अदालत ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या और दूसरे कई संगीन जुर्मों का दोषी पाया। और सजा सुनाई गई आजीवन कारावास। उम्र कैद? मतलब कानून की नजर में इंसाफ हो गया। हाँ, बिल्कुल। दोषी पकड़े गए, मुकदमा चला और उन्हें उनकी करने की सजा मिली। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ये 47 गवाहों के बयानों पर आधारित था। 1 मिनट, 47 गवाह? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। मतलब पुलिस ने इस केस पर वाकई में बहुत मेहनत की थी। बिल्कुल। और इसीलिए कानूनी तौर पर यह केस बहुत मजबूत था। इससे पता चलता है कि अदालत की नजर में सबूत इतने पक्के थे कि उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था। तो एक तरह से देखें तो न्याय हो गया। हाँ। दोषी जेल में है, केस बंद। लेकिन असल में कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक नया और शायद ज्यादा बड़ा विवाद शुरू हो गया है ना? हाँ, और यही इस केस का सबसे उलझावा पहलू है। सजा के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। सोशल मीडिया और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक थ्योरी ने जोर पकड़ लिया। VIP वाली थ्योरी। हाँ, कि इस मामले में कोई बहुत प्रभावशाली VIP शामिल था। ये कहा जाने लगा कि अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले उस VIP को स्पेशल सर्विसेज देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। और जब उसने मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। और ये VIP वाली थ्योरी आग की तरह फैली।
यहाँ ये समझना जरूरी है कि एसआईटी ने अपनी जांच के बाद साफ साफ कहा था कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी वीआईपी के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। उनकी जांच पूरी तरह से उन 3 आरोपियों और रिजॉर्ट की गतिविधियों पर ही केंद्रित थी। मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। अगर एसआईटी ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें किसी वीआईपी का कोई सबूत नहीं मिला, तो फिर यह थ्योरी इतनी ज्यादा फैली कैसे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर अफवाहों की वजह से? नहीं, ये सिर्फ अफवाह नहीं थी। ये एक तरह से जनता के अविश्वास का नतीजा था। देखिए, सवाल ये उठा है कि सिर्फ यही केस इतना बड़ा प्रतीक क्यों बना? भारत में तो दुर्भाग्य से ऐसे कई मामले होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इसमें वो सारी चीजें एक साथ आ गईं जिनसे आम आदमी नफरत करता है। पैसे का घमंड, राजनीतिक ताकत का गलत इस्तेमाल और एक मासूम लड़की जिसका कोई सुनने वाला नहीं था। सही बात है। जब आरोपी एक ताकतवर राजनीतिक परिवार से आता है तो लोगों के मन में यह शक पैदा होना मतलब स्वाभाविक है कि शायद पूरी सच्चाई बाहर नहीं आने दी जा रही। मतलब एसआईटी की रिपोर्ट और जनता के यकीन के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी। बिल्कुल, और इसी खाई को वीआईपी की कहानी ने भर दिया। जब लोग वीआईपी की बात कर रहे थे तो उनका मतलब सिर्फ किसी एक बड़े नेता या अफसर से नहीं था। उनका इशारा एक ऐसी संस्कृति की तरफ था जहां ताकतवर लोगों को लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं और आम लोगों, खासकर महिलाओं को अपनी जागीर समझते हैं। बिल्कुल। तो आधिकारिक जांच के नतीजों और जनता के विश्वास के बीच का ये फासला ही इस केस का असली केंद्र बन गया। और इस अविश्वास का असर वो सीधे सड़कों पर दिखा। उत्तराखंड में एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन होने लगे जिसमें सामाजिक और राजनीतिक समूह एक ही मांग कर रहे थे, सीबीआई जांच। उन्हें लग रहा था कि शायद स्थानीय पुलिस पर राजनीतिक दबाव है और सीबीआई ही सच सामने ला सकती है। हाँ, और कुछ जगहों पर तो इन प्रदर्शनों में पुलिस से झड़पें भी हुई, जो दिखाता है कि लोगों के अंदर गुस्सा किस हद तक था। और इसी माहौल ने इस केस को एक बड़े राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया। हाँ बिल्कुल, ये अब सिर्फ एक लड़की के लिए इंसाफ की लड़ाई नहीं रही, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मुद्दा बन गया। हाँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने इसे सीधे सीधे महिला सुरक्षा की नाकामी से जोड़ा और सरकार पर आरोप लगाया कि वो प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और सीबीआई जांच की मांग अब सिर्फ प्रदर्शनकारियों की नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की मांग बन गई थी। राइट। और जाहिर है सत्ता पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा कि वीआईपी वाली कहानी मनगढ़ंत है और विपक्ष एक दुखद अपराध पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। उनका तर्क था कि कानून ने अपना काम किया है, दोषी जेल में है, तो अब इस पर राजनीति क्यों? हाँ, बल्कि मामला इतना बढ़ गया था कि जब कुछ लोगों ने बीजेपी के एक बड़े राष्ट्रीय नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम इससे जोड़ने की कोशिश की। हाँ, मतलब राजनीतिक लड़ाई आर पार की हो गई थी। और यहीं पर हमें 2 अलग-अलग अदालतें चलती हुई दिखती हैं। एक थी कोटद्वार की जिला अदालत, जो सबूतों, गवाहों और कानून की धाराओं पर काम कर रही थी, और दूसरी थी जनता की अदालत। हाँ, जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और अपनी भावनाओं के आधार पर फैसला सुना रही थी। और इस केस में इन दोनों अदालतों का फैसला कभी एक नहीं हो पाया। विपक्ष के लिए ये सरकार की नाकामी का प्रतीक था, तो सत्ता पक्ष के लिए ये विपक्ष के राजनीतिक दिवालियापन का। तो इस सब का आज 2026 में क्या मतलब है? हम कहाँ खड़े हैं? दोषी जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से केस बंद हो चुका है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये मामला आज भी लोगों के बीच जिंदा है, क्योंकि ये उन सवालों का प्रतीक बन गया है जिनका जवाब शायद कानून की किताबों में नहीं मिलता। ये भारत में खासकर छोटे शहरों और कस्बों में काम करने वाली लड़कियों की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक मजबूरी में घर से निकली एक लड़की ताकतवर लोगों के शोषण का शिकार हो सकती है। और ये सिर्फ महिला सुरक्षा की बात नहीं है ना? ये उस भरोसे की भी बात है जो आम आदमी सिस्टम पर करता है। बिल्कुल, ये राजनीतिक ताकत, जनता की धारणा और न्याय प्रक्रिया के बीच के उलझे हुए रिश्ते को दिखाता है। अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया, जो उसका काम है, लेकिन जनता की अदालत, वो उस वीआईपी की कहानी पर अभी भी बटी हुई है। ये केस दिखाता है कि कभी-कभी कानूनी सच और सामाजिक सच में एक फासला रह जाता है। सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार शायद यही है, कानून ने अपना काम किया और दोषियों को सजा दी,
लेकिन जनता के बीच इस केस की कहानी उन शक और सवालों से बनी जो शायद कभी किसी चार्जशीट का हिस्सा नहीं बन पाए। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोशल मीडिया और 24 घंटे चलने वाली राजनीतिक बहस के इस दौर में